Hello everyone. So it is our last class of silent feature. हमने अभी तक इतना सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं लोग। टोटल 17 फीचर पढ़ा है हमने कि क्या साइलेंट फीचर होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर प्रमुख विशेषताएं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके क्या क्या फीचर है, क्वालिटी है जो सभी से डिफरेंट बताती है। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया। आप पहले वाला क्लास जाकर देख सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने कमियां निकाली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो पहला पहला क्रिटिसिज्म देखते हैं कि इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे प्रोविजन जो है किसी न किसी कंट्री से लिया गया। ठीक है, कुछ हद तक बातें सही हैं, जैसे यूएसए यूएसए से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू एंड अदर थिंग। फिर ब्रिटेन से हुआ, फिर ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, जर्मनी से लिया है इमरजेंसी प्रोविजन। ओके, सो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो किसी किसी कंट्री से लिए गए हैं। बट इसके बावजूद इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो दूसरे कंट्री से नहीं लिए गए हैं, और जो हम मान लो हमने फंडामेंटल राइट लिया तो हम यूं ही एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने बहुत सारे उसमें इनोवेट किया है, मतलब कुछ अपना डाला है। ओके, जुडिशियल रिव्यू में हमने लिया है, जिससे हमने यूएसए से जुडिशियल रिव्यू लिया है। तो हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू में ही बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो न्यू मिलेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू मिलेंगे, अपडेटेड फॉर्म मिलेंगे। सो जैसे और सब भी देख सकते, कुछ प्रोविजन और देखते हैं, जैसे कुछ कुछ आर्टिकल आपके हैं, जैसे आर्टिकल 40 विलेज पंचायत। यह गांधीयन थॉट पे लिया गया था, गांधीयन थॉट पर लिया गया था, उनके थॉट को सपोर्ट करता है। जैसे अल्कोहल नहीं लेना, ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अल्कोहल नहीं लेना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 47। ओके, न्यूट्रिशन हेल्थ जिसमें मेंशन है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बोरो तो है, ऑफ कोर्स कुछ हद तक लिया गया है, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे प्रोविजन लिए गए हैं, नो डाउट, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिया गया। हमने डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं लिया है, उसमें कुछ ना कुछ हम चेंज किए, अमेंड किए हैं, एक नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं अमेंड किए हैं, चेंजेस लाए हैं, तब लिया है। आपको पता होगा हम लोग 3 साल 3 ईयर डिस्कस किए थे एक एक प्रोविजन पे। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था, उस पे हमने सभी प्रोविजन प्रॉपर डिस्कस किया है, कोई प्रोविजन लेने से पहले डिस्कस किया है। सो पहले तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बोरो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिकली एनालिसिस। तो हाँ, कुछ हद तक हमने लिया है, दूसरे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है, बहुत सारे प्रोविजन हो गए, जैसे सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगा, रेसिडेवरी पावर, फेडरल सिस्टम। ठीक है, अभी जैसे बताया फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रियम्बल, प्रियम्बल के लैंग्वेज, प्रियम्बल का जो आइडिया। ओके, प्रियम्बल का लैंग्वेज सब लिया गया दूसरे दूसरे कंट्रीज से, लेकिन क्या टोटली बोरो है या कोई ओरिजिनल पार्ट नहीं है, इसका कोई ओरिजिनल पार्ट नहीं है? लेकिन नहीं, टोटली बोरो नहीं कहा जा सकता है। उसमें बहुत सारे हैं जो इंडियन इनोवेटिव है, इंडियन का है। जैसे सेकुलरिज्म का एक डिफिनीशन लेते हैं, जो सेकुलरिज्म का डिफिनीशन है वो इंडिया का अपना डिफिनीशन है, या यूं बोले कि इंडिया का एक स्पेशल डिफिनीशन दिया गया है। प्रियम्बल में सेकुलरिज्म यूज किया गया, जैसे हम लोग जस्ट पीछे वाले फीचर में हमने पढ़ा था सेकुलरिज्म क्या होता है क्या नहीं होता है, स्टेट का अपना खुद का रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन ना होना सेकुलरिज्म होता है। तो सेकुलरिज्म का सेंस इंडिया अपना लेकर चलता है। ओके, और सब देखा जाए, और सब क्या देख सकते हैं, जैसे यूनिक प्रोविजन,
आर्टिकल 17 क्या होता है? कमेंट करके बताओ आप। जो आर्टिकल 17 है, इसका यूनिक प्रोविजन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का है। सो ऐसे ऐसे डायरेक्टली हमने कहीं से बोरो नहीं किया, कुछ चेंजेस किया है, तो क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा कि सबसे पहले तो होगा कि हाँ कुछ तो बोरो किया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया है। हम उसमें कुछ कुछ चेंजेस लाए हैं, बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, आइडिया लिया है, हमने लिया है। बी आर अम्बेडकर से पूछा गया, जिसे मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूं, 1 सेकेंड। ये से बी आर अम्बेडकर से पूछा गया कि ये तो पूरा बोरो कर रहे हैं आप, खुद को ला नहीं रहा है। तो उनका सिंपल सा जवाब था कि बोरो जो था, सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वो लगभग बहुत पहले आ चुका था। अगर देखा जाए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 100 ईयर्स पहले, जब 1945 में अपना कॉन्स्टिट्यूट बना था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना हुआ था। 1945 नहीं, 1946 होगा ना, नवंबर 1946, जो पहला बार 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना था, तो उससे कम 100 ईयर्स पहले ऑलरेडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे। तो बहुत ऐसे कंट्री, सिर्फ इंडिया नहीं है, बहुत ऐसे कंट्री है जो पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ कुछ थीम फॉलो किया है, आइडियाज लिया है। तो इकलौता ऐसा इंडिया नहीं है कि वो बोरो किया है। बहुत सारे कंट्री है जो उसके बाद इंडिया के आसपास या उससे पहले जो कंट्री आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, तो उन्हें बहुत सारे कंट्री जिन्होंने बोरो किया है। तो इकलौता इंडिया नहीं है कि जिसने बोरो किया है। पहला बात तो ये। दूसरी बात, इंडिया ने बोरो किया है तो आइडिया बोरो किया है, थीम बोरो किया है, डायरेक्ट फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बोरो नहीं किया। उसमें बहुत सारा चेंजेस लाया है, जो हमारे जो हमारे इंडिया के नीड के अकॉर्डिंग, इंडिया के पीपल के नीड के अकॉर्डिंग जो जो बदलाव लाना था लाया हमने। ओके, बहुत सारे चेंजेस लाए हमने। तो डायरेक्ट ये सब बोलना सही नहीं है। तो आंसर ये बनेगा कि हाँ, हमने बोरो तो किया है, लेकिन उसमें अपना कुछ न्यू भी ऐड किया है, नया चीज भी ऐड किया है। ठीक है, और उस पर प्रॉपर डिस्कशन भी हुआ है, डायरेक्ट लिखा नहीं गया है। ठीक है। सो ये सब चीजें जो है, जो बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स बोरो तो किया गया, लेकिन अपना भी डाला गया है, ओरिजिनल भी अपना डाला गया है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर कैसे लिखना है, क्या होता है। नॉर्मल बस समझना है कि बोरो है कि नहीं है। आपके मन में बहुत सारे डाउट आते होंगे, तो है, बहुत सारे लिए गए, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिए गए, उसमें चेंजेस लाया गया है, कुछ अपना डाला गया है, डिबेट हुआ है, प्रॉपर उस पर डिस्कस हुआ है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, ए कार्बन कॉपी ऑफ ए कार्बन कॉपी ऑफ 1935। क्रिटिक्स ने फिर कहा कि मेजर पोर्शन जो है 1935 एक जो आया था ब्रिटिश टाइम से, उसे बोरो किया गया। तो सेम सेम बातें बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि हाँ, यस, हमने बोरो किया है। इसमें कोई सेम की बात नहीं है, कोई सेम की बात नहीं है कि शर्म की बात है कि हाँ, कि बोरो किया। ऑफकोर्स बोरो किया, अगर अच्छे प्रोविजन है 1935 एक्ट में, तो हमने बोरो किया है। सिंपल सी बात है, कोई सेम की बात नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेस भी किया है, बोरो किया है, जो अच्छे प्रोविजन है बोरो किया है, कुछ अपना भी डाला है। सो बेसिकली कि हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं, डाउट नहीं है कि कार्बन कॉपी बोलना ऐसा ठीक नहीं होगा।
क्योंकि टोटली तो हमने कॉपी नहीं किया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन कॉपी किया। बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा कि हाँ हमने कॉपी किया, इसमें कोई सेम की बात नहीं है, लेकिन कुछ अपना भी तो डाला है, कुछ अपना भी डाला है। ओके, तो टोटल कार्बन कॉपी करना ठीक नहीं है, लेकिन क्रिटिक्स है कहेंगे ही। ओके, सो यही है कि कार्बन कॉपी है तो हाँ बहुत सारे प्रोविजन किया है, लेकिन कुछ अपना भी डाला है। जो जो अच्छे प्रोविजन थे उसमें डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अपने, लेकिन खुद का भी डाला गया है, तो टोटली कार्बन कॉपी करना ठीक नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अन इंडियन या एंटी इंडियन, मतलब अपोजिट, इंडिया का अपोजिट, जो इंडियन ना हो, कुछ अलग से कुछ फॉरेन चीज लिया गया है। इसे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जैसे क्रिटिक्स ने क्या कहा है, क्रिटिक्स ने कहा है कि क्रिटिक्स ने ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है अपना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें जो है, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, जो इंडियन स्पिरिट है, इंडियन स्पिरिट या जो इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो दिखता नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। वो टोटली क्या करता है, फॉरेन ट्रेडिशन को शो करता है, फॉरेन ट्रेडिशन को शो करता है, जिस कारण ये फ्यूचर में ब्रेक हो जाएगा, मतलब फॉलो नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह फॉरेन ट्रेडिशन को फॉलो करता है। जैसे एक हमारे क्रिटिक्स हैं के हनुमंथया, के हनु के हनुमंथया, उन्होंने भी बोला है कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन पे यह ब्रिटिश इम्प्लीमेंट सॉरी ब्रिटिश इफेक्ट दिखता है, ब्रिटिश इफेक्ट दिखता है, क्योंकि सभी फॉरेन से पढ़े हुए हैं, सभी जो है एजुकेटेड है। क्रिटिक्स में बोला कि सभी एजुकेटेड है, इसलिए ब्रिटिश का दिखता है, ब्रिटिश सॉरी फॉरेन का दिखता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो हमारे एजुकेटेड पर्सन थे वो कहाँ से पढ़े हुए थे, फॉरेन से, विदेशों से पढ़े हुए थे। जो भी लॉ मेकर थे वह विदेशों से पढ़े हुए थे, सो उनका रिफ्लेक्शन दिखता है इस पर, क्योंकि सभी फॉरेन स्टूडेंट थे। आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू विदेश, आपका भीमराव अंबेडकर, ये भी फॉरेन में पढ़े हुए। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो फॉरेन स्टूडेंट थे, जो फॉरेन स्टूडेंट है तो फॉरेन का इन्फ्लुएंस दिखेगा। ओके, सो इसका स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है कि यह इस पर फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखता है। ये रीजन क्या है कि उस समय के जितने एडुकेटेड क्लास थे, जित सभी नहीं मतलब मैक्सिमम, वो फॉरेन से पढ़े हुए थे। ओके, लेकिन कुछ इंडियन भी इसमें है, टोटली फॉरेन से पढ़े हुए तो सॉरी, टोटली फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा है इस पर, टोटली फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा, इंडियन भी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ। क्या इंडियन इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है? सोचिए सोचिए क्या पड़ा हुआ है। देखिए, आप सोचो, जैसे गांधी ने अभी मैं बताया, गांधीन प्रिंसिपल को फॉलो किया गया, जो गांधी का व्यू था उनको फॉलो किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत सारे प्रोविजन लिया गया है। ओके, तो सभी टोटली फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम फॉरेन इन्फ्लुएंस माना जाता है कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आप इसका लैंग्वेज देखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, उसका लैंग्वेज देखना, उसका बहुत सारे लैटिन लैंग्वेज मिलेंगे। क्यों? इसका एग्जांपल है कि इसका फॉरेन इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ लैटिन लैंग्वेज, एक से एक टर्म जो डिफाइन किया गया है उस फॉरेन इन्फ्लुएंस आपको दिख जाएगा। तो हाँ मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस तो है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ इंडियन इनोवेटिव भी है, जैसे हमारा पंचायती सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। ओके, ये सब जो है इंडियन इन्फ्लुएंस भी पड़ा हुआ है। सो ये टॉपिक, इस टॉपिक क्लियर हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसे अभी तक हम गांधी प्रिंसिपल बात करते आए हैं, नेक्स्ट टॉपिक में खुद बोला है कि इट इज अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गांधी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गांधी के प्रिंसिपल और उनके आइडिया को फॉलो नहीं करता है। जैसे गांधी गांधी जी का था कि आप एटलीस्ट जो लेबर क्लास है उनको मैनेजमेंट में इंक्लूड करो। जो पंचायती सिस्टम को बूस्ट करना, मतलब बॉटम बॉटम टू अप अप्रोच, मतलब विलेज पे ज़्यादा फोकस करना, स्मॉल इंडस्ट्री पे फोकस करना। ठीक। तो गांधी कुछ प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिक्स का मतलब है, ठीक है। लेकिन आप देखो, अभी आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये होता है म्यूनसिपालिटी, डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आपको पता ही होगा, अब पंचायती इलेक्शन होता है, अ, जो भी चेयरमैन होते हैं, जो भी अब मुखिया होते हैं, सब इलेक्शन होता है, प्रधान होते हैं, इलेक्शन होता है। अब तो डीपीएसपी में प्रोविजन भी दिया गया है कि जो भी हो, लेबर होंगे कंपनी के, उसको मैनेजमेंट में शामिल किया जाएगा। डीपीएसपी में प्रोविजन दिया गया है। ओके। फिर डीपीएसपी में आर्टिकल 47 में देखेंगे कि अल्कोहल ड्रग, लोगों को हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, अल्कोहल को बैन करना, हेल्थ पे ध्यान देना, ये सब गांधी के प्रिंसिपल है। हाँ, ये बात अलग है कि इसको बाद में ऐड किया गया। एट बिगनिंग इसको ऐड नहीं किया गया था, पंचायती स्पेशल नहीं डाला गया था, स्पेशल प्रोविजन बाद में समिति थर्ड द्वारा ऐड किया गया, पंचायती वाला। जो डीपीएसपी में बहुत सारे प्रोविजन जो जिसे आपको शामिल करना, मैनेजमेंट में शामिल करना, बाद में अमेंड द्वारा ऐड किया गया। स्टार्टिंग में नहीं थे, बाद में ऐड किया गया। बहुत सारे प्रोविजन जो गांधी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बाद में ऐड किया गया। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं थे, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से अन गांधीयन करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर रीजन पंचायती को बूस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टेट जो है अल्कोहल बैन लगा रहे हैं, गांधी के भी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। डीपीएसपी में डायरेक्ट मेंशन है कि अल्कोहल को रेगुलेट करना है, इनटॉक्सिक सब्सटेंस नहीं देना है, वेलफेयर पर फोकस करना है, सब मेंशन है डीपीएसपी में। तो पूरा तरह से अन गांधी नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ कुछ प्रोविजन है। क्रिटिक्स अपना बोल रहे हैं कि हाँ अन गांधीयन है, क्योंकि गांधी का आइडिया, उनके मेथड ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया गया, फिलोसफी को फॉलो नहीं किया गया उनके। लेकिन नहीं, देखिए आप देखो, आप प्रेजेंट में देखो कि बहुत सारे प्रोविजन जो गांधी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, ये भी पूरा तरह से सही नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एलिफेंटाइन साइज, मतलब बिगर साइज। अब वो पता ही है कि वर्ल्ड का सबसे लेंदी, अब जैसे हमने पढ़ा था, जस्ट पहले कुछ पॉइंट में पढ़ा था कि सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथ वाइज देखा जाए सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन। वही क्रिटिक्स बोल रहा है कि इतना लेंदी है कि इसको डिकोड करना, सभी टर्म को, जैसे टर्म कोई कोई इतना क्लिष्ट क्लिष्ट हिंदी वर्ड हो गया, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स टर्म होता है जिसको डिकोड करना आम आदमी के लिए, कॉमन पर्सन के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसका लैंग्वेज देखा जाए तो मेनली लैंग्वेज जो होता है लोअर लैंग्वेज में होता है, जिसमें लॉयर्स पैराडाइज भी बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे पढ़ेंगे, जो लॉयर्स है उनके लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके। सो बहुत सारे लॉयर्स के लैंग्वेज में लिखा गया है। सो साइज वाइज भी बड़ा है, इतनी सारे पार्ट है, इतने सारे आर्टिकल है। तो एक डिमेरिट रूप देखा गया कि इतना बल्कि बना दिया गया, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया लैंग्वेज, इसका टर्म इसका इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। तो ये क्रिटिसाइज हो गया, क्रिटिक्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। तो वही इसका सिंपल मीनिंग है, बल्कि
अननेसेसरी एलिमेंट को ऐड कर दिया गया है, क्रिटिक्स बोलते हैं ऐसा। क्रिटिक्स का काम ही है कमियां निकालना, दैट इज गुड फॉर हेल्दी डिस्कशन। ओके, सो यही प्रोविजन है कि साइज में बड़ा, टर्म कॉम्प्लेक्स, अननेसेसरी एलिमेंट डाल देना, इसलिए बोला गया है एलिफेंटाइन साइज, बिगर साइज, लेंदी साइज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट होगा क्रिटिक्स का, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। पैराडाइज टर्म देखो आप, क्यों बोला गया है, वकीलों का स्वर्ग, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। सो क्रिटिक्स बोलते हैं, इसमें क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगल बेसिस पे ज़्यादा है। लीगल बेसिस पे ज़्यादा है, लीगल बेसिस मतलब उसका जो टर्म है, जो सेंटेंस है, लीगल टर्म है। लीगल टर्म मतलब कोर्ट के लैंग्वेज में, जो कोर्ट के लैंग्वेज में यूज किया जाता है, वकीलों के लैंग्वेज में बोला जाता है। तो जो इसका जो टर्म है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है, लीगल टर्म यूज किया गया है। और ये जो इसको कॉमन आदमी से, कॉमन मैन इसको समझ नहीं पाएंगे, कॉमन मैन इसको डिकोड नहीं कर, जैसे मैं पहले ही बताया है, इसका टर्म इतना लीगल टर्म होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है कि कॉमन आदमी इसको समझ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। उनको किसी न किसी लॉयर की सहायता लेना पड़ेगा, बिना लॉयर के एडवाइस के वो समझ नहीं पाएंगे, टर्म को डिकोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लॉयर के लिए पैराडाइज हो गया, क्योंकि उनके लिए फायदेमंद हो गया, उनके लिए प्रॉफिट काम कर रहा है ना, कि सब कुछ उन पर डिपेंड है। लीगल एडवाइजर चाहिए, लॉयर हायर करो, कुछ समझना है तो उसके पास जाओ, राइट, टोटली उन पे डिपेंडेंट है। सो यही रहा आपका क्रिटिक्स, जो पैराडाइज ऑफ लॉयर, उसके बाद एलिफेंटाइन साइज, अन गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन, अन इंडियन एंटी इंडियन, ए कार्बन कॉपी 1935, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी जो है हमारे क्रिटिक्स के आर्गुमेंट है कि किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये छोटी छोटी कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक, वर्ल्ड का यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। एक तो वर्ल्ड का सबसे लेंदी लेंदी इंडियन से सबसे बड़ा, इसमें हर छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे इंडियन इनोवेटिव पॉइंट है, इंडियन पॉइंट है। लेंदी होने के पीछे रीजन भी है कि डाइवर्सिटी इंडिया में इतना सारा है कि सभी क्लास के लोगों पर ध्यान देना पड़ता है। अलग अलग प्रोविजन, जैसे एसटी के लिए अलग, एससी के लिए, एसटी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, चाइल्ड का अलग, वुमेन का अलग, रिलीजन वाइज अलग देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिज्म, इतने सारे डाइवर्सिटी है कि एक लॉ सभी पे इम्प्लिक अप्लाई नहीं हो सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो डाइवर्सिटी लेंदी होने के रीजन है। तो ओवरऑल देखा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। थोड़ा बहुत कमियां हैं जिसको अमेंडमेंट द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हमेशा टाइम टू टाइम इसको ठीक करते हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट अभी तक, लास्ट 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ है, जिसमें वुमेन को रिजर्वेशन मिला था 1/3, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, इसमें रिजर्वेशन मिला था 1/3। इलेक्शन में, ये जो इलेक्शन होता है, एमपी एमएलए इस सब इलेक्शन जो होगा तो रिजर्वेशन मिलेगा, सीट में जो सीट होगा उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। सो कुछ क्रिटिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो कमियां होता है उसको अमेंडमेंट द्वारा ठीक करते रहते हैं, टाइम टू टाइम ठीक करते रहते हैं। सो हमारा आज का चैप्टर जो है सैलिएंट फीचर खत्म होता है।
आपने देखा होगा, लगभग शायद चौथा क्लास होगा ये। टाइम लगता है। आपने देखा 17 पॉइंट टोटल हमने पढ़ा था फीचर में। सभी पॉइंट को हमने डिटेलिंग किया है, क्योंकि हमारा पर्पज आपको पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों कवर करना है। समय लगेगा। अब वीडियो भी हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। इसलिए हमारा कोशिश है 30 to 40 मिनट के अप्रॉक्स में वीडियो बनाना। बर्डन कम रहेगा, और सभी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। सो इस चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करना, टेलीग्राम करना। हम आपको सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं प्रियम्बल, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। प्रियम्बल जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना गया है, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पता होगा, प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में तो आते ही हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। सो प्रियम्बल नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, जी डिटेल पढ़ेगा। अभी कुछ बेसिक प्रियम्बल बारे में समझते हैं, इसमें अभी टाइम में थोड़ा समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें प्रियम्बल क्यों पढ़ना है। प्रियम्बल क्यों पढ़ना है, क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, आप 2023 का क्वेश्चन यूपीएससी का क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, फेडरल नहीं है। फेडरल नहीं है, इसे एबीसी आंसर होगा। फेडरलिज्म इज नॉट मेंशन, फेडरल मेंशन नहीं है। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो आप इसका आंसर दे पाओगे। अब मैं बता दे रहा हूँ आंसर, बस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखते चलो। प्रियम्बल 2021 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। अब क्वेश्चन देखो, इन्फोर्सेबल इन द लॉ कोड, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट लीगल, नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेम लीगल इफेक्ट। तो ये प्रियम्बल क्वेश्चन आंसर ठीक है, मिल जाएगा आपको। अब देखते चलो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, प्रियम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो 20 का क्वेश्चन देखो आप। Preamble of the Indian Constitution consider the following statement. It was adopted after the enactment of the Constitution. It has been amendment only once so far. एक ही बार अभी तक amend हुआ है। करेक्ट बताना है, वन वन टू बोथ नॉन नाइदर। आप देख रहे हो, डायरेक्ट प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें सभी पढ़ना है, इसके बाद आप आंसर तुरंत दे दोगे। 2017 में फिर क्वेश्चन पूछा है, द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर होगा प्रियम्बल। ओके, अब ये सब क्वेश्चन देखो डायरेक्ट प्रियम्बल है। आप देख रहे हो 17, 20, 21, 23 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 2016 में फिर पूछा है सोशलिज्म टर्म। 2012 में पूछा है ऑब्जेक्टिव आउटलाइन। 7 में पूछा है, लगभग लगभग 2001 हो गया क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो प्रियम्बल में तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया। तो केव का आंसर मिल गया, क्योंकि प्रियम्बल सॉरी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पढ़ना क्यों के आंसर। फिर मेंस का देखते हैं, मेंस में पूछता है कि नहीं पूछता है। ओके, लोग देखो यूपीएससी मेंस। ठीक, 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस बताना है। डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, 2022 क्वेश्चन। 2020 के क्वेश्चन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द की अनलॉक द माइंड ऑफ द मेकर। डायरेक्ट प्रियम्बल क्वेश्चन आया हुआ है। रेलेवेंस ऑफ द प्रियम्बल इन द कंटेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट 2016 का। 2015 में देखो, सोशलिस्ट सेकुलर फीचर इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2013 देखो, प्रियम्बल embodies the basic philosophy of fundamental value, examine the importance constitution interpretation in constitution interpretation। तो आप देख रहे हैं ना, 12 प्रियम्बल, तो उन 9 प्रियम्बल, 7 देख लो, 5, 3, 1 सभी क्वेश्चन प्रियम्बल से पूछे हुए हैं। तो आपको आंसर मिल गया, वाई शुड आई रीड प्रियम्बल चैप्टर।
तो प्रियम्बल चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, इसका आंसर मिल गया कि प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी है, इंटरव्यू में भी पूछता है। ओके, अब हम बेसिक से प्रियम्बल चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल का लुक कैसा होता है। ये है आपका प्रियम्बल। ओके, मैं आपको एडवाइस दूंगा, इसको आप याद कर लो पूरा, रिमेम्बर इट, है ना, मेरा रट्टा मार लो। एक एक टॉपिक क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस जब पढ़ाऊंगा सब तब समझ में आएगा। अब टोटल एक एक कीवर्ड जो जिसको हाईलाइट किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, अप्रैल लाइन लिखा गया है, रिजॉर्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू ए सोवरेन सेकुलिस्ट सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक एक की वर्ड पे क्वेश्चन पूछता है। हम एक एक की वर्ड को डिफाइन करेंगे कि सोवरेन क्या होता है, सोवरेन क्या होगा, सोशलिस्ट क्या होगा, क्या चैलेंजेज है, सेकुलर क्या होगा, सेकुलर क्या चैलेंज है, क्या सॉल्यूशन है सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक का क्या चैलेंजेज है, क्या सॉल्यूशन है, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस, कितने तरह का जस्टिस इंडिया में है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, equality of status, opportunities, promote among all of them, fraternity, assuring dignity of the individual and unity and integrity of nation। जितना भी आपको ब्लैक से हाईलाइटेड दिख रहा है, ये सभी कीवर्ड है। एक एक कीवर्ड पर मेंस में क्वेश्चन आता है, एक एक कीवर्ड पर। आपने अभी मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होगे कि इंडिया क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन इन द रिसेंट कॉन्टेक्स्ट। रिसेंट में चल रहा है रिलीजन को लेकर, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हो रहा है। अब तो लैंग्वेज के नाम पर भी लड़ाई होना चालू हो गया। पहले सिर्फ रिलीजन था, अब लैंग्वेज आ गया। सो सेकुलरिज्म में क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, हमारे इंटीग्रिटी पे क्या पड़ रहा है, फ्रेटर्निटी पे क्या पड़ रहा है, इक्वालिटी पे क्या पड़ रहा है, छोटा बड़ा। लैंग्वेज भी आ जाएगा इक्वालिटी में। आप लैंग्वेज नाम पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो लोगों में, तुम मराठी हो, तुम हिंदी हो, तुम उर्दू हो, राइट। जस्टिस कितने टाइप हो सकते हैं, 3 तरह का, जैसे मैं बताया। लिबर्टी कितने तरह का होता है, 1 2 3 4 5, 5 टाइप्स। जस्टिस 3 टाइप्स। ओके, तो प्रियम्बल का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन बनता है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, प्रियम्बल का बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद एक एक कीवर्ड पर, जिसमें बोला सोवरेन, एक एक कीवर्ड पर कम से कम आधा क्लास तो जाएगा। इसमें लगने वाले हैं टाइम। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने कुछ पीवाईक्यू देख चुका होगा। एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए प्रियम्बल आप अच्छे से पढ़ना। प्रियम्बल में बिल्कुल एक भी क्लास नहीं छोड़ना आप। बाकी जो भी होगा आगे क्लास में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा प्रियम्बल। सो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जाकर पूरा क्लास देख सकते हो। दूसरा चैप्टर, चैप्टर मैं ऐसे बता रहा हूँ, बुक में आप देखोगे तो 2 3 चैप्टर आगे होगा आपको। लक्ष्मीकांत देखोगे तो शायद तीसरा या चौथा चैप्टर पर होगा आपका प्रियम्बल। ओके, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पहला चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग है साइलेंट फीचर, दूसरा चैप्टर होगा प्रियम्बल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार लगा लो आप इस पर। इसका क्लास आप एक भी नहीं छोड़ना। ओके, सो ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।